यूक्रेनी मिसाइल फ्लेमिंगो के समारा में शानदार परिणाम ने प्रोग्रेस रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र की सुविधाओं पर हुए प्रहार की पुष्टि की है। इस परिसर में लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में भीषण आग लग गई। और ये सिर्फ कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, बल्कि रूसी स्टारलिंक सिस्टम के समकक्ष को लॉन्च करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र है। और उसी दिन खुद व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में रणनीतिक विकास परिषद की बैठक में वास्तव में स्वीकार किया कि यूक्रेनी हमले रूसी अर्थव्यवस्था को सच में नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत ही इसके प्रभाव को कम करके दिखाने की कोशिश की और कहा कि इतना भी दर्दनाक नहीं है, लेकिन सिर्फ इच्छा जताने से तबाह हुए इलाकों की मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठा नहीं किए जा सकते। इसलिए फिलहाल पुतिन गंभीर परिणामों की गैर मौजूदगी की बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। और वाइल्ड बेरीज के जले हुए गोदामों की मरम्मत खुद रूसियों के पैसों से करनी पड़ेगी, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है और कहा है कि वे उन्हीं जले हुए गोदामों की मरम्मत के लिए बजट से पैसे जारी करेंगे। लेकिन उन व्यापारियों को जिन्होंने वहां अपना माल खो दिया, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा और ना ही कोई मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच खुद रूसी लोग बड़ी संख्या में अपने बैंक खातों से पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि युद्ध की जरूरतों के लिए उनके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। इसी बीच यूक्रेन में आखिरकार रूस के क्षेत्र पर अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल के मामले में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए सबसे पहले रूस के रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र पर हुए हमले से शुरू करते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार अतिरिक्त जांच के बाद यह पता चला है कि 15 अगस्त को हमले के बाद समारा में रूसी रॉकेट और अंतरिक्ष परिसर की कई सुविधाओं पर एक साथ प्रहार हुआ था। नई जानकारी ने एवियाकोर विमानन कारखाने और प्रोग्रेस रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र की उत्पादन क्षमताओं को हुए नुकसान की पुष्टि की है। अद्यतन जानकारी के अनुसार हमले की चपेट में एक उत्पादन कार्यशाला आ गई थी, जहां सोयूज परिवार की रॉकेटों के लिए इंजन बनाए जाते हैं और साथ ही विमानन उपकरणों के रखरखाव की कार्यशाला भी। रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र प्रोग्रेस की सीमा में लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली है। हालांकि मैं याद दिला दूं, 15 और 16 अगस्त को रूसियों ने कहा था कि वहां बस धुआं है, कुछ गंभीर नहीं हुआ। यह क्यों महत्वपूर्ण है? बात यह है कि रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र प्रोग्रेस रूसी रॉकेट और अंतरिक्ष उद्योग के प्रमुख उद्यमों में से एक है। कंपनी सोयूज लॉन्च वाहनों के निर्माण में भाग लेती है, जिनका उपयोग अंतरिक्ष यानों को कक्षा में भेजने और रूसी संचार उपग्रह समूह बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें रूसी सेना के हित भी शामिल है। यही वो दिशा है जिसमें रूसवासी स्टारलिंक का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी पक्ष के अनुसार इन ठिकानों को नुकसान पहुंचाने से रूस की सैन्य और तकनीकी क्षमताएं कम हो जाती हैं और रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के प्रमुख सैन्य उद्यमों पर काम जारी है। और जो महत्वपूर्ण है, यह ज्ञात है कि फैक्ट्री पर हमला विशेष रूप से यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइलों से किया गया था। आज तक यह विशेष रूप से FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल द्वारा किया गया सबसे प्रभावी हमलों में से एक है। और इसी पृष्ठभूमि में जब फ्लेमिंगो मिसाइलें अब इतने महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच गई हैं, मैं कहूंगा रणनीतिक ठिकानों तक, व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में रणनीतिक विकास परिषद की बैठक के दौरान स्वीकार किया कि हां, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले वास्तव में रूसी संघ के आर्थिक आंकड़ों को खराब कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की विकास दर पर बाहरी दबाव और उद्यमों पर लगातार यूक्रेनी हमलों का असर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने फिर से ऐसा दिखाया जैसे यह सब गंभीर नहीं है। आगे उनकी टिप्पणी, यह स्पष्ट है कि ऐसे हमलों से कोई गंभीर परिणाम नहीं हुए हैं, ना पहले हुए थे और ना ही हो सकते हैं, लेकिन वे हमें नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं। यह तो साफ है। हम इसे समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। यानी पुतिन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। आधिकारिक रूप से कोई गंभीर परिणाम नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि नुकसान साफ तौर पर हो रहा है। यह एक क्लासिक कोशिश है कि अपनी ही एलीट के सामने हारा हुआ ना दिखे और साथ ही ऐसा इंसान भी ना लगे जो पूरी तरह से हकीकत से कटा हुआ है। क्योंकि अब यह कहना मुश्किल है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है जब रिफाइनरीज जल रही हैं, वाइल्ड बेरीज के गोदाम और अन्य जगहें जल रही हैं, फैक्ट्रियां जल रही हैं, वगैरह वगैरह।
इस स्वीकारोक्ति का संदर्भ भी बहुत मायने रखता है। हाल ही में यूरोपीय खुफिया तंत्र ने आकलन किया कि तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी की वजह से क्रेमलिन को फिर भी अतिरिक्त आय मिली है और उसने गंभीर वित्तीय संकट को टाल दिया है, जिससे उसे कम से कम अगले वसंत तक सैन्य कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही रूसी बजट का घाटा पहले ही वार्षिक योजना से 70% अधिक हो गया है। खर्चों में वृद्धि और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मॉस्को सैन्य कार्रवाई रोकने की योजना नहीं बना रहा है। इससे पहले पुतिन के खेमे से युद्ध को स्थगित करने की संभावना पर निंदनीय टिप्पणी की गई थी, ये कहते हुए कि संघर्ष की रेखा पर युद्ध विराम क्रेमलिन के लिए अस्वीकार्य है। तो ऐसे में यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोनों के कुछ हमले ही रूसी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और गंदी रूस को शांति के लिए मजबूर करने का एकमात्र साधन है। तो व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के पीछे कि कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे, एक बिल्कुल अलग सच्चाई छुपी हुई है। अब इन सभी तथाकथित गंभीर क्षति के ना होने की कीमत आम रूसी नागरिकों को चुकानी पड़ेगी। व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद वाइल्ड बेरीज मार्केट प्लेस के गोदामों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का खर्चा संघीय बजट से उठाया जाए, यानी कि यह पैसा आम रूसी नागरिकों के टैक्स से आएगा और मरम्मत की लागत मार्केट प्लेस को मामूली अनुमान के मुताबिक 223 अरब रूबल तक पड़ सकती है। अगर पूरी तरह से डीमोन्टाज, कचरे को हटाना और इलाके की पुनर्स्थापना करनी पड़ी तो खर्च लगभग 300 अरब रूबल तक बढ़ सकते हैं और ये पैसे इस कंपनी वाइल्ड बेरीज को सरकारी संघीय बजट से दिए जाएंगे। वाइल्ड बेरीज पर खुद विक्रेताओं की संभावित हानि कम से कम 500 अरब रूबल आंकी गई है। इस तरह वाइल्ड डेब्रीज और विक्रेताओं को संभावित कुल नुकसान अब 800 अरब रूबल आंका जा सकता है। लेकिन वाइल्ड डेब्रीज मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं को व्लादिमीर पुतिन बजट से मुआवजा देने की पेशकश नहीं करते। वे कहते हैं आप लोग खुली किसी तरह निपट ले। इसी बीच कंपनी के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वाइल्ड डेब्रीज के गोदामों पर हमलों से 4 लाख से ज्यादा विक्रेता प्रभावित हुए हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को उनकी कोई परवाह नहीं है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हजारों रूसी अपने कारोबार से हाथ धो बैठे, क्योंकि 1.5 मिलियन वही रूसी ईवान या तो मर चुके हैं या फिर रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग में घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आर्थिक दबाव का दूसरा मोर्चा भी है, जिसे आज वॉशिंगटन पोस्ट दर्ज कर रही है। रूसी लोग बड़े पैमाने पर अपने पैसे बैंकों से निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार युद्ध के लिए फंड जुटाने के लिए जमा राशि जब्त कर सकती है। रूसी संघ के केंद्रीय बैंक के अनुसार सिर्फ अगस्त के पहले 2 हफ्तों में ही बैंकों से लगभग 3.5 अरब डॉलर निकाले गए हैं। जुलाई में रूसियों ने लगभग 7.5 अरब डॉलर निकाले, जबकि जून में 4.5 अरब डॉलर से अधिक निकाले गए। यानी आप देख सकते हैं कि यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल निकाली गई कुल राशि उस रकम से दुगनी हो सकती है जो रूसियों ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पहले साल में बैंकों से निकाली थी। यानी घबराहट और बढ़ती जा रही है और रूसियों ने तय किया है कि नकदी अपने तकिए के नीचे ही रखनी चाहिए, ना कि कहीं बैंकों में जहां से शायद वो कभी वापस न मिले। और अगर पुतिन चाहेंगे तो वो ये पैसे बस ले लेंगे और कोई भी इन रूसियों से पूछेगा नहीं। इसका मतलब है कि लोग रूसी बैंकिंग सिस्टम और रूसी वित्तीय सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। यह सब कुछ इस डर का नतीजा है कि पुतिन सरकार बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में कोई कदम उठा सकती है, जैसे कि वो जमा राशियों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और उनके पैसों से जंग को फंड कर सकती है। अब जैसे ही ड्यूमा के चुनाव होंगे, वहां पर न सिर्फ मानव संसाधन की बल्कि वित्तीय संसाधनों की भी लामबंदी की घोषणा कर सकते हैं। तो इसी मोबिलाइजेशन और सीमित मार्शल लॉ के तहत रूसियों से पैसे जब्त किए जा सकते हैं और कह सकते हैं कि सुनिए, ये पैसे जंग के लिए चाहिए। इस साल रूसियों ने बैंकों से उतने पैसे निकाल लिए हैं जितने उन्होंने पूरे पहले साल में, जब पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू हुआ था, नहीं निकाले थे। ये लगभग 25 अरब डॉलर है। या अगर आपको ऐसे समझना आसान हो तो 2 ट्रिलियन रूबल। मैं याद दिला दूं, 2022 में रूसी संघ की सरकार ने बैंकों से पैसे के बाहर जाने को अचानक रोक दिया था, पूंजी के प्रवाह पर कड़े प्रतिबंध लगाकर और ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी करके। तरलता की समस्याओं का असर पहले ही रूसी सरकार की युद्ध के वित्त पोषण के लिए सरकारी बॉन्ड जारी कर धन जुटाने की क्षमता पर पड़ चुका है।
पिछले महीने रूस के वित्त मंत्रालय को नियोजित बॉन्ड जारी करने रद्द करने पड़े क्योंकि किसी को भी उनकी जरूरत नहीं थी। इसी बीच रूस में फिर से ईंधन संकट लौट आया है, खासकर उन इलाकों में जहां ऐसा लग रहा था कि इसे काबू कर लिया गया है। मॉस्को और उसके आसपास के रूसी इलाकों में फिर से पेट्रोल की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाने लगी है। मॉस्को में गैज़प्रोम नेफ्ट की स्वचालित पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री एक ग्राहक के लिए 40 लीटर तक सीमित कर दी गई है। रोसनेफ्ट ने अपने पेट्रोल पंपों पर पूरे देश में एक गाड़ी के लिए 30 लीटर की सीमा तय कर दी है और लुकू ने भी अपनी तरफ से पाबंदियां लगा दी हैं। कंपनी ने मॉस्को और आसपास के क्षेत्र में ईंधन की बिक्री में कटौती की जानकारी दी है। मैं याद दिला दूं कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की 40 तक की तेल रिफाइनरी इकाइयों को पहले ही ठप कर दिया है और रूस के लगभग 1/3 नागरिकों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है। ये केवल आधिकारिक आंकड़े हैं। और आखिरी बात जो दिखाती है कि रूस में हालात और भी खराब होने वाले हैं। आज फायर पॉइंट कंपनी की जनरल डायरेक्टर इरीना तेरेख ने बताया कि यूक्रेनी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल FP7 इस साल सितंबर के आखिर तक युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। इस मिसाइल की युद्धक भार 150 किलोग्राम तक है और इसे 200 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कंपनी ने पहले ही FP7 मिसाइल के लगभग 15 परीक्षण प्रक्षेपण किए हैं और फिलहाल ये मिसाइल प्रमाणन प्रक्रिया में है। साथ ही मैं याद दिला दूं कि FP9 मिसाइल का भी विकास किया जा रहा है, जो एक काफी अधिक शक्तिशाली हथियार है जिसकी नियोजित मारक दूरी लगभग 900 किलोमीटर है और जिसका वारहेड 800 किलोग्राम तक का होगा। निष्कर्ष, जबकि व्लादिमीर पुतिन सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि हमलों के कोई गंभीर परिणाम नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। समारा में अंतरिक्ष और मिसाइल उद्योग की एक प्रमुख इकाई नष्ट हो गई है। सिर्फ वाइल्ड बेरीज के गोदामों की मरम्मत ही सैकड़ों अरब रूबल में पड़ेगी, जिसका बोझ आम रूसियों पर पड़ेगा। रूस के लोग जब्ती के डर से बैंकों से रिकॉर्ड रकम निकाल रहे हैं। मॉस्को में फिर से पेट्रोल की बिक्री पर पाबंदी लगाई जा रही है और वैसे जो सत्ता के लिए असुविधाजनक अर्थशास्त्री सच बोलते हैं उन्हें बस नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं एक बैंक की बात कर रहा हूं जहां मई में और उसके बाद के महीनों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रूसी वेनेशिया कॉनम बैंक के मुख्य अर्थशास्त्रियों में से एक उन्होंने कहा था कि सुनिए, समस्या हो रही है, यूक्रेनी हमलों की वजह से अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, बिखर रही है, कम से कम ठहराव तो आ ही रहा है और इसी तरह आगे भी। पुतिन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये क्या, ये कौन सा आम आदमी है जो रूसियों को बता रहा है कि सब कुछ खराब है? नहीं, सब कुछ ठीक है। और उस आदमी को बस उठाकर निकाल दिया गया। और इसी बीच यूक्रेन अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल्स को युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है, जो 1 महीने में सेना में आ जानी चाहिए। खैर, उम्मीद है कि वाकई आ जाएगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।